नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव रिसर्च लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज के इस सेशन में हम आज एक बहुत ही रोचक जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। मित्रों, आज के इस सेशन का हमारा टाइटल है मैनग्रोव्स द टाइडल फॉरेस्ट। ये एक ऐसे फॉरेस्ट हैं जो समुद्र के किनारे पाए जाते हैं। ऐसे फॉरेस्ट जिनकी कल्पना, ऐसे जंगल जिनकी कल्पना शायद हम किताबों के ज़रिए या फिर टेलीविज़न के माध्यम द्वारा ही कर पाते हैं, लेकिन आज के इस लेक्चर के माध्यम से, इस लेक्चर के द्वारा हम पूरी तरीके से समझ पाएंगे कि द टाइडल फॉरेस्ट यानी कि मैनग्रोव्स किस तरीके के जंगल हैं। और इसके लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं श्री निमिष कपूर। निमिष जी विज्ञान प्रसार में साइंटिस्ट हैं और एडुसेट के लाइव लेक्चर्स के माध्यम से ये निरंतर हमारे लिए कुछ ऐसी जानकारियाँ लेकर आते हैं जिनको जानने के बाद हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है, साथ ही साथ विज्ञान के प्रति हमारी रुचि और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मित्रों, अब हम यही चाहेंगे कि हम निमिष जी का एक बार फिर से हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत करें और साथ ही साथ मैनग्रोव्स द टाइडल फॉरेस्ट जो हमारा आज का टॉपिक है, इसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश करें। तो निमिष जी, आपका एक बार फिर से हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार सभी को। आज हम बात करेंगे मैनग्रोव्स द टाइडल फॉरेस्ट। ये समुद्र के तट पर और समुद्र के बीच में भी पाए जाने वाले बहुत ही अनोखे जंगल हैं जिसे मैनग्रोव्स का नाम दिया गया है। मैनग्रोव्स के जंगल क्या हैं, इनकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है, इन पर क्या खतरा मंडरा रहा है और इन जंगलों से हमारी आबादी को, मानव आबादी को क्या फ़ायदे हैं, हम आज इसकी चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि मैनग्रोव्स की क्या बायोडाइवर्सिटी है और क्या इसका महत्व है। तो सबसे पहले हम बात कर लें, हम ये जानते चलें कि ये मैनग्रोव नाम कहाँ से पड़ा, इससे क्या हम तात्पर्य है। उसके लिए हम जहाँ तक जंगल की हम बात करें तो जंगल सामान्यतः वहीं पाए जाते हैं जहाँ पर मिट्टी होती है, जहाँ पर पौधों को उगने के लिए सूरज की रोशनी, पानी और मिट्टी के पोषक तत्व उस तक पहुँचते हैं। We perceived that the forest connects the sky and the soil. It contains gigantic trees that rise up from the surface of the earth, even as the roots anchor it in the deep in the soil, while the crowns of leaves reach out towards the shining sun. तो एक परिभाषा के तात्पर्य से हम अगर मान के चलें तो जंगल की हम यही परिभाषा देते हैं। लेकिन बट नेचर नेवर फॉरगेट टू सरप्राइज अस, और ये प्रकृति हमें अपने आश्चर्यों से भी परिचित कराती है, जिसमें से मैनग्रोव एक आश्चर्य है। और वो कैसे? देयर आर ए ग्रुप ऑफ प्लांट्स और ट्रीज दैट ग्रोज ऑन द बैंक्स ऑफ द साल्ट वाटर कैनाल्स हगिंग द सी। दिस इज ए टाइप ऑफ वेजिटेशन called the mangroves, and a forest of this type of vegetation is called mangrove forest. जी हाँ, समुद्र के तट पर और समुद्र के बीचों बीच दलदली वाले स्थानों में ये पाए जाते हैं। और अब हम इसके इतिहास को भी कुछ जानते चलें। द वर्ल्ड मैनग्रोव, ये शब्द मैनग्रोव कहाँ से आया? द वर्ल्ड मैनग्रोव इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द पोर्तुगीज वर्ड मैंगी एंड इंग्लिश वर्ड ग्रोव। तो ये पुर्तगालियों से हमें मिला वर्ड मैंगी और अंग्रेज़ों से मिला ग्रोव। इसके मिलने से मैनग्रोव बना। और ग्रीक एक्सप्लोरर नार्कस फर्स्ट मेंशन्ड द मैनग्रोव टाइप ऑफ वेजिटेशन एज फार बैक एज इन 325 BC। ईसा से 325 वर्ष पूर्व ग्रीक एक्सप्लोरर जो अन्वेषण करता थे, उन्होंने ये पहली बार इसका उल्लेख किया। और द फादर ऑफ बॉटनी जो कहलाते हैं थियोफ्रेस्टस ऑल्सो डिस्क्राइब्ड मैनग्रोव्स saying the trees are all washed by the sea up to their middle and they are held up by their roots like a polyp। तो फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस ने भी मैनग्रोव्स का उल्लेख किया है। और इसके अलावा प्लिंकी इन हिस्टोरिया नेचुरलिस, जो प्लिंकी एक बॉटनिस्ट हुए हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया नेचुरलिस में ये मेंशन किया है कि मैनग्रोव जो हैं वो लाल सागर में भी पाए जाते थे। और एन अकाउंट ऑफ द इंडियन ओशन मैनग्रोव्स वाज प्रोवाइडेड बाय वान रेल्डे इन हिज हॉर्टस मेलेबार्कियस। और उसके बाद हम बात करेंगे
इसके जो करेक्टर्स हैं, द यूनिक ग्रोथ करेक्टर्स एंड द एडेप्टेबिलिटी ऑफ मैनग्रोव ऑर्गेनिज्म वर रिकॉग्नाइज्ड ए लॉन्ग टाइम बैक, but in the past naturalists and explorers avoided them due to their unwholesome reputation for being having a filthy smell, squishy and oozing mud, and harbored unpleasant animals such as crocodiles. हमारे बहुत से जो वनस्पति शास्त्री हैं वो आज की तारीख में मैनग्रोव्स का उतना हम अभी अध्ययन नहीं कर पाए हैं। इसमें बहुत सारी संभावनाएं बाकी हैं, क्योंकि मैनग्रोव जैसा कि आप दृश्य में देख रहे हैं, बहुत खूबसूरत दृश्य जो समुद्र के बैक वाटर्स में, समुद्र की सतह और कभी कभी समुद्र के बीच में भी मीलों लंबे जंगल होते हैं, दलदली इलाकों में पाए जाते हैं। बहुत यहाँ का जो वातावरण है उसमें दलदल है, कभी कभी तीक्ष्ण गंध भी आती है, जानवर भी यहाँ पे क्रोकोडाइल सरीखे रहते हैं। तो बहुत हद तक ये मानव आबादी से भी दूर हैं और अभी इसके अध्ययन की भी बहुत सारी संभावनाएं देश और दुनिया में बाकी हैं। और द फॉरेस्ट अलोंग द कोस्ट लाइन्स आर अमंग द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम्स। ये आपको बता दें, जो हमारे रिसर्च प्रूफ कर चुके हैं, जो कुछ यहाँ पे स्टडीज़ हुई हैं, कोस्ट लाइन के ये फॉरेस्ट हमारा जो दुनिया का सबसे ज़्यादा उत्पादनशील इकोसिस्टम या पारितंत्र अगर कोई है तो वो मैनग्रोव के जंगलों को ये दर्जा हासिल है। देयर आर ऑफन कॉल्ड एज टाइडल फॉरेस्ट, कोस्टल वुडलैंड्स और ओशनिक रेन फॉरेस्ट। इन्हें हम समुद्री वर्षा के वन भी कहते हैं, समुद्र तटीय जंगल या टाइडल फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। These plants living at the edge of the sea have not only a interesting morphology and anatomy, but also constitute a peculiar ecosystem which is not only extremely sensitive and fragile, but very productive like rainforest. जी हाँ, बहुत प्रोडक्टिव हैं, जैसे कि वर्षा वनों की हम बात करते हैं, जहाँ पर राइजोफोरा और कुछ प्रजातियों के पेड़ पाए जाते हैं इन मैनग्रोव के जंगलों में। और बहुत रोचक इनकी जो हम वाह्याकारिकी की बात करें, मॉर्फोलॉजी की बात करें, एनाटॉमी की बात करें, बहुत खूबसूरत है, बहुत घने ये जंगल होते हैं और एक पिक्यूलियर इकोसिस्टम इनका होता है और बहुत एक्सट्रीम सेंसिटिव और फ्रेजाइल और राइजोफोरा और अन्य प्रजातियों के वृक्ष इसमें पाए जाते हैं। ख़ास तौर पे हिंदुस्तान में दक्षिण भारत के कुछ इलाकों में, पिचावरम और उसके निकटवर्ती इलाकों में, और सुंदरबन जो कि हिंदुस्तान से शुरू होकर बांग्लादेश के कुछ भागों में फैले हुए हैं, वहाँ तक मैनग्रोव का विस्तार है। टेक्निकली द वर्ड मैनग्रोव इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब ए डाइवर्स ग्रुप ऑफ प्लांट्स दैट आर एडाप्टेड टू ए वेट saline habitat, typically refer to an individual species which are salt tolerant plants of tropical and subtropical intertidal regions of the world. तो ये जो हमारा सलाइन हैबिटेट है, हम इसको शुष्क इलाके कह सकते हैं, दलदली क्षेत्रों में ये होते हैं। और इन घने जंगलों के कुछ रोचक दास्तां के बारे में हम और भी, आप जैसा कि चित्र में देख रहे हैं, एक दलदल है, समुद्र का बैक वाटर है, जहाँ पर इसकी जड़ें, इसके तने, इसके पत्ते आपको दिखाई दे रहे हैं। ये राइजोफोरा वैरायटी आपको दिखाई दे रही है जो ऊपर और नीचे के दृश्यों में। और किस तरह से कैनाल, आप देखें नीचे के चित्र में कैनाल बन गया है और पानी, क्योंकि इसको पानी की आवश्यकता नहीं है, पानी के ही ये दलदली इलाके में पाए जाने वाले पौधे हैं, उनके जो मैनग्रोव के जंगल, जहाँ पर खुद नेचुरल रूप से ये उगते हैं। और कैनाल का सिस्टम आप देखें इतना ज़बरदस्त है कि जहाँ कहीं भी पानी को जगह मिलती है वो एक सकरी कैनाल बना लेता है और पानी की आपूर्ति होती रहती है। तो बहुत रोचक, बहुत हम कहें इसको हम जान सकें, जितना इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे उतनी ही चीज़ें हमारे सामने आएंगी। और ऐसा भी यकीन किया जाता है, इट इज़ बिलीव्ड दैट द earliest mangrove species originated in the Indo-Malayan region, and even today there are mangrove species present only in this region. तो इंडो मलायन जो रीजन है वहाँ पर ये इसकी ओरिजिन मानी जाती है और आज की तारीख में भी इसी रीजन में कुछ ख़ास किस्म के मैनग्रोव पाए जाते हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं पाए जाते। तो ये एक इसकी ओरिजिन का स्थान माना गया है जहाँ से ये दुनिया के अलग अलग भागों में फैला। और अब हम बात कर लेते हैं इसका जो एक
किस तरह से apparently these early mangrove species spread westward by ocean currents to India and East Africa, और ये हिंदुस्तान में और ईस्ट अफ्रीका में समुद्र के साथ साथ ये फैलते गए. The eastward of the Americans arriving in Central and South America during the upper Cretaceous period and lower Miocene epoch between 66 and 23 million years ago. तो ये 66 से 23 मिलियन वर्ष पूर्व की दास्तां है कि किस तरह से ये भारत, ईस्ट अफ्रीका, अमेरिका के विभिन्न इलाकों में जो समुद्र के समीप बसे हैं वहाँ तक ये फैले. और ये कहानी बहुत पुरानी है, 66 से 23 मिलियन साल पहले की. और it is very interesting to note that mangroves are not absolutely and dedicatedly salt loving. जी हाँ, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि ये समुद्र के खारे पानी में पैदा होते हैं, लेकिन जो रिसर्च ने नतीजे निकाले हैं कि केवल वहीं ही नहीं पैदा होते, उसके अलावा भी ये पाए गए हैं. ऑब्लिगेट हाइपोथेसिस एज साइंटिस्ट कॉल सच सॉल्ट टवर्स बट आर ऑल्सो कैपेबल ऑफ ग्रोइंग इन हैबिटेट्स इरिगेटेड बाय फ्रेश वाटर थ्रू दे एग्जिबिट ग्रोथ कंसिडरेबली बिलो देयर पोटेंशियल. ये फ्रेश वाटर में भी इसकी कुछ प्रजातियाँ उगती हुई पाई गई हैं. Mangrove species are hardy. They need to be so in order to survive inundation by salt water twice a day. They also have to thrive in soil which is unstable and poor in oxygen, means anaerobic. In addition, they also have to deal with swollen rivers carrying silt during the wet season, as well as violent storms that hit the oceans. Such qualities in them hold the keys of their survival in such extremes. जी हाँ, जो ऐसी मिट्टी जो अनस्टेबल है, अस्थिर है, दलदली है और जिसमें ऑक्सीजन की कमी है, जो एनारोबिक कंडीशंस जहाँ पर पाई जाती हैं, उस मिट्टी में, उस कंडीशंस में और दलदली वेटलैंड में ये उगते हैं. तो इन एक्सट्रीम कंडीशंस पर इन्होंने फतेह हासिल की है और ये वहाँ के बायोडाइवर्सिटी को रिच कर रहे हैं. द मैंग्रोव सपोर्ट जेनेटिकली डाइवर्स ग्रुप ऑफ एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स. ए स्टोर हाउस ऑफ बायोडाइवर्सिटी विच इज़ नॉट येट फुल्ली डॉक्यूमेंटेड. जैसा कि हमने आरंभ में बताया कि मैंग्रोव के जो जंगल हैं, जो वन हैं, ये इस बात को सपोर्ट करते हैं कि जेनेटिकली डाइवर्स ग्रुप ऑफ एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स. इसमें एक जेनेटिक डाइवर्स ग्रुप होता है इनके जलीय और टेरेस्ट्रियल जीवों का, जिसकी हम चर्चा आगे करेंगे. और अभी बहुत कुछ अध्ययन बाकी है इन विशाल, हम कहें मेगा हाउस या स्टोर हाउस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में, जिसको हम अभी और बहुत हद तक डॉक्यूमेंटेड कर सकते हैं. The mangroves environment includes diversified microhabitats such as forest, litter floor, mud flats, water bodies, adjacent coral reefs and sea grass ecosystem. तो जो मैंग्रोव का इकोसिस्टम है उसमें देखें कोरल रीफ भी है, वाटर बॉडीज़ भी हैं, मड फ्लैट्स भी हैं, लिटर फ्लोर भी है, जंगल भी हैं और जो समुद्री घास के इकोसिस्टम हैं वो भी हैं. तो मैंग्रोव के पर्यावरण में कितनी सारी विविधता हमें दिखाई दे रही है, कितनी सारी बायोडाइवर्सिटी हमें दिखाई दे रही है. जैसे कि आप चित्र में भी देख रहे हैं, लार्ज कॉर्निवोर्स भी हैं, कहीं कहीं पर कुछ मानव सभ्यताएं भी इसके इर्द गिर्द रहती हैं. क्रोकोडाइल जैसे टॉप प्रीडेटर भी हैं, स्मॉल कार्निवोर्स भी हैं और फ्रोजीवोर्स भी हैं, प्लैंक्टीवोर्स भी हैं, प्लैंक्टन भी हैं, डिकम्पोजर्स भी हैं, हर्बीवोर्स भी हैं, डेट्रिटिवोर्स भी हैं. इस तरह से जो इनपुट जो समुद्र से मिलता है, जो नदियों से मिलता है, सूरज की रोशनी और वहाँ की आबो हवा, वहाँ पर आप देखें कितनी भांति भांति के जीव जंतु पनप रहे हैं इन मैंग्रोव्स के जंगल में. These plants जो ट्रू मैंग्रोव्स हैं and their associated organisms, microbes, fungi, other plants and animals constitute the mangrove forest community और मंगल, जिसे मंगल का नाम दिया गया है. मैंग्रोव की जो फॉरेस्ट कम्युनिटी है जिसमें एनिमल्स हैं, अदर प्लांट्स हैं, फंजाई है, माइक्रोब्स हैं. द मंगल एंड इट्स एसोसिएटेड एबायोटिक फैक्टर्स कॉन्स्टिट्यूट द मैंग्रोव इकोसिस्टम. और यही जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं और जो मंगल हमने बताया फॉरेस्ट कम्युनिटी, वहाँ के जीव
जलीय पौधे, फंजाई, मैक्रोब, ये सब कुछ मिलकर मैंग्रोव इकोसिस्टम या मैंग्रोव पारी तंत्र बनाते हैं। जैसा कि आप बाएं हाथ पर इस डायग्राम में भी देख रहे हैं, जो इकोसिस्टम कितनी अच्छी तरह से इसमें परिभाषित सामने हो रहा है, जिसमें मैंग्रोव भी हैं और मंगल भी है। मंगल से माने फॉरेस्ट कम्युनिटी, फंजाई, एनिमल्स, माइक्रोब्स और मैंग्रोव एसोसिएटेड मैक्रो फ्लोरा एंड फोना, बायोलॉजिकल मैक्रो हैबिटेट, मैंग्रोव मैक्रो हैबिटेट, एबायोटिक फैक्टर्स, ये सारा कुछ मिलकर मैंग्रोव का इकोसिस्टम निर्मित कर रहे हैं। टुडे टर्म्स सच एज मैंग्रोव कम्युनिटी, मैंग्रोव इकोसिस्टम, मैंग्रोव फॉरेस्ट, मैंग्रोव स्वैम्प and mangal are used interchangeably to describe the entire mangrove community. The mangrove forms ecosystem of great ecological and economics values. जी हाँ, मैनग्रोव के जंगल एक ऐसे इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं जो पारिस्थितिकी और आर्थिक मूल्यों के लिए एक बहुत लाभ की चीज़ें तय करता है। वो कैसे, इसको हम समझते चलें। They protect our coastal line from erosion and from destructive forces of cyclone. सबसे पहला जो मैनग्रोव का काम है, जो साइक्लोन से ये रक्षा करते हैं, जो भूकंप आते हैं समुद्र में, उससे जो तरंगें, जो लहरें पैदा होती हैं, जिसे हम सुनामी के नाम से जानते हैं, सुनामी से ये रक्षा करते हैं। और कोस्ट लाइन का जो इरोजन है, जो कटाव है, उससे ये रक्षा करते हैं। तो मैंग्रोव को हम तट रक्षक जंगल भी कह सकते हैं। और इसके साथ जनरेट सब्सटेंशियल क्वांटिटीज ऑफ फिशरी रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड मैनी यूजफुल फॉरेस्ट्री प्रोडक्ट्स। आप देखें, मछलियां हैं, पेड़ों से मिलने वाली लकड़ी है, तो बहुत हद तक वहाँ जो मैनग्रोव की जंगलों के आसपास की आबादी है, वो भी डिपेंड करती है मैनग्रोव की बायोडाइवर्सिटी पे। उनकी आजीविका भी इससे चलती है। Unfortunately, despite the enormous benefits they give to us, the mangroves continue to shrink globally. आज मैनग्रोव हमें रक्षा भी हमारी करते हैं और बहुत सारी चीज़ें हम मैनग्रोव से लेते हैं। हम आगे भी इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन आज वैश्विक तौर पर मैनग्रोव के जंगल सिकुड़ रहे हैं, ये खतरे में हैं। इनसे हम लाभ तो ले रहे हैं, लेकिन इनकी रक्षा नहीं कर पा रहे। ओवर द पास्ट 50 years, nearly 1/3 of the world's mangrove forests have been lost, along with the disappearance of a host of biological species. इनकी जो प्रजातियां हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं। ख़ासतौर पे राइजोफोरा प्रजाति के पौधे वो ख़त्म होते जा रहे हैं और पिछले 50 वर्षों में करीब 1/3 मैनग्रोव दुनिया के जंगलों से गायब हो गए हैं। ये एक इंडिकेशन है बहुत बड़ा, जो बायोडाइवर्सिटी का अध्ययन कर रहे हैं, जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, जो संरक्षण की बात कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। और पॉलिसी मेकर्स के लिए भी एक बड़ा चिंतन का मुद्दा है कि हम अपनी पॉलिसीज़, अपने स्कीम्स को ऐसा बनाएं जो ख़ास तौर पे समुद्र तट के इलाके हैं जहाँ पर मैनग्रोव की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, मैनग्रोव के जंगल पाए जाते हैं, उनको हम किस तरह से बचा पाएँ। बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं, हिंदुस्तान में भी हो रहे हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी हो रही है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। और इसमें बहुत आवश्यक है कि हम अपनी रिसर्च स्टडीज़ को इस दिशा में ले जाएं और उन रिसर्चेस को पब्लिक डोमेन में लाया जाए, ताकि जनता ये समझ सके, समुद्र के किनारे रहने वाले लोग इनकी अहमियत को समझ सकें, और जो इनके जंगलों को ख़त्म कर रहे हैं वो इनकी अहमियत को समझ सकें कि उनके घर अगर सुरक्षित हैं सुनामी से, समुद्र में आने वाले भूकंप से, तो वो मैनग्रोव की वजह से सुरक्षित हैं। ये प्रकृति ने बहुत बड़ा वरदान दिया है समुद्र तटीय इलाकों में, जो मैनग्रोव के जंगलों के रूप में हमारी रक्षा करते हैं। Presently, these most productive ecosystems are in great danger and become one of the most sensitive and fragile ecosystem on the earth. ये पृथ्वी पर पाए जाने वाला बहुत ही सेंसिटिव और फ्रेजाइल इकोसिस्टम में शुमार हो चुका है, और ये प्रोडक्टिव इकोसिस्टम एक बड़े खतरे में है। और ख़ास तौर पर जो मानव आबादी है उसकी जो गतिविधियां हैं, ख़ास तौर पर जो पेड़ों का कटान हो रहा है, मैनग्रोव के जंगलों से जो लकड़ी शहरी इलाकों में ले जाई जा रही है, उससे इनके इकोसिस्टम को बहुत बड़ा खतरा है। In the light of this background, it is necessary for all of us to know more about these productive coastal ecosystem, its function, ecological roles,
एंड बायोडाइवर्सिटी, पर्टिकुलरली विथ रेफरेंस ऑफ इंडिया, जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं। मैनग्रोव रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट ऑफ बॉल्स्टर शोरलाइन प्रोटेक्शन डिस्ट्रिक्ट ऑफ डेली सरडांग, नॉर्दर्न सुमात्रा, इंडोनेशिया। या फ़ोटो देखें, एक पिक्चर जिसमें उनको रिस्टोर किया जा रहा है, मैनग्रोव के जंगलों को संरक्षित किया जा रहा है, उनको और पुष्पित पल्लवित किया जा रहा है, उनको बचाया जा रहा है। ये तस्वीरें इंडोनेशिया, सुमात्रा, नॉर्दर्न सुमात्रा से यहाँ तक आई हैं और कुछ इसी तरह की आवश्यकता आज हिंदुस्तान और समीपवर्ती इलाकों में है कि इन मैनग्रोव के जंगलों को हम बचा सकें। We have to understand the major causes of their destruction and degradation, uses, conservation strategies and management options. बहुत आवश्यक है। मैनग्रोव की आप नर्सरी देखें, मैनग्रोव के पौधे तैयार किए जा रहे हैं। बहुत आवश्यक है कि इस तरह की नर्सरीज़ में मैनग्रोव के पौधे तैयार करके मैनग्रोव के जंगलों और उसके आसपास की जो वेटलैंड्स हैं, दलदली भूमि है, वहाँ पर इनको रोपित किया जाए ताकि ये आगे चल के मैनग्रोव के जंगलों का रूप धारण कर सकें। बहुत आवश्यक है कि हम आज मैनग्रोव के ख़त्म होते जंगलों को, इनके डिग्रेडेशन, इनके इस्तेमाल, इनके संरक्षण के तरीके की जो स्ट्रेटजीज़ अपनाई जा रही हैं और इनके प्रबंधन के लिए क्या ऑप्शंस हैं, उस पर चर्चा करें, जो आगे की स्लाइड्स में हम आपको बताएंगे। We will also try to understand many more fragmentary and unsolved problems and issues of mangroves, as why do mangrove forest deserves our continuous attention, which are not just unwanted communities but one of the most useful habitats for the welfare of humankind. आप याद करें, जब चेन्नई में सुनामी आई थी, बहुत से इलाके हिंदुस्तान के और हिंदुस्तान के निकटवर्ती देशों के जो सुनामी से प्रभावित हुए थे, पूरे की पूरी मानव आबादी सुनामी के आगोश में ख़त्म हो गई थी। कुछ समय पूर्व मैं जब श्रीलंका की यात्रा पर गया तो वहाँ सुनामी बेल्ट, वो मकान आज भी लावारिस ध्वस्त पड़े हुए हैं, उनका कोई वारिस नहीं बचा है उस सुनामी से। तो एक प्रकृति ने जो नायाब तोहफ़ा हमें दिया है, ख़ास तौर पर समुद्री भूकंप और सुनामी से बचाव के लिए, समुद्र का जो शरण है, जो भूशरण है, भूमि शरण है, उसके आसपास के कटाव है उसके इलाकों का, उससे बचाव के लिए, तो क्यों नहीं हम मैनग्रोव को समझें और ख़ास तौर पर अपने अध्ययन को उस दिशा में ले जाएं जिसमें मैनग्रोव के प्रोटेक्शन की बात है, उनके संरक्षण की बात है। लेट्स नो मोर अबाउट मैनग्रोव इकोसिस्टम। मैनग्रोव के जो पारिस्थितिकी तंत्र है, मैनग्रोव का इकोसिस्टम है, आइए उसके बारे में कुछ और अंदर समझने की कोशिश करते हैं। Mangroves establish coastal wetlands forest as the intertidal zones of estuaries, backwaters, deltas, creeks, lagoons, marshes and mud fields of tropical and subtropical regions of the world. दुनिया के ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल इलाकों में, भूभागों में जो बैकवाटर है, डेल्टास है, लगून्स है और जो दलदली मिट्टी वाले इलाके हैं, वहाँ पर उनके कोस्टल वेटलैंड्स में, कोस्टल वेटलैंड फॉरेस्ट के रूप में, इंटर टाइडल जोन्स के रूप में मैनग्रोव के जंगल पाए जाते हैं। The specific regions where these plants occur are termed as mangrove ecosystem. वो इलाके जहाँ पर ये मैनग्रोव के जंगल पाए जाते हैं, जो ये पेड़ पाए जाते हैं मैनग्रोव के, उनको मैनग्रोव इकोसिस्टम का नाम दिया गया है। Mangrove occur in low-lying, broad coastal plains where the topographic gradients are small and the tidal amplitude large. जो हमारे टोपोग्राफिक ग्रेडियंट्स हैं, हमारे कोस्टल प्लेन्स के, जो चौड़े ब्रॉड कोस्टल प्लेन्स हैं जहाँ पर टोपोग्राफी जो है वो ग्रेडियंट है और स्मॉल छोटे हैं, और जो टाइडल एम्पलीट्यूड हैं वो बड़े हैं, वहाँ पर ये मैनग्रोव पाए जाते हैं। Repeatedly getting flooded but well-drained soil supports a rich growth of mangrove plants. They find it difficult to colonize the coastal zone with waves of high energy. जहाँ पर बहुत ज़्यादा ऊर्जा वाली तरंगे हैं, वहाँ पर मैनग्रोव के जंगलों को
अपने कॉलोनी बनाने में और उनको विकसित करने में मुश्किल आती है, और जहाँ पर थोड़े से भी इनको ऐसे वेव्स मिलती हैं जो इनको सस्टेन कर पाएँ, जिसमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा ना हो, वहाँ पर ये ज़्यादा अच्छे पनप पाते हैं। मैंग्रोव के जंगलों के इस रोचक संसार की हम आपको आज यात्रा करा रहे हैं। द मैंग्रोव्स नॉर्मली ग्रो पुअरली इन स्टैग्नेंट वाटर्स and have luxuriant growth in the alluvial soil substrates with fine textured loose mud और silt। जहाँ पर ढीली मिट्टी है, दलदली मिट्टी है या सिल्ट है, वहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से ये उगते हैं। रिच इन ह्यूमस फॉर्मिंग एंड अम्ब्रेला लाइक कोनापी, जो अच्छा ह्यूमस है, जहाँ पर ऐसे पोषक तत्व उस मिट्टी में पाए जा रहे हैं जो बहुत अच्छे हैं, वहाँ पर अम्ब्रेला लाइक कोनेपी के साथ ये मैंग्रोव के जंगल बहुत अच्छी तरीके से उगते हैं। और आप जैसा कि देख रहे हैं तस्वीरों में, ये दुर्लभ तस्वीरें उन मैंग्रोव्स के जंगलों की हैं जहाँ कुछ इलाकों तक तो हम पहुँच गए हैं और अभी बहुत से इलाके ऐसे हैं जो हमें एक्सप्लोर करने बाकी हैं, जहाँ तक हम नहीं पहुँच पाए। वहाँ ऐसी दलदली मिट्टी है जहाँ हमारा जाना संभव नहीं हो पाता। हम या तो हवाई सर्वेक्षण कर पाते हैं या थोड़े बहुत कुछ कम समय के लिए वहाँ पर अपना कदम रख पाते हैं। तो बहुत से अध्ययन अभी बाकी हैं मैंग्रोव्स के ऊपर। दे कैन ऑल्सो बी फाउंड इन सबस्ट्रेट्स अदर दैन मडी सॉइल सच एज कोस्टल रीफ्स एंड ओशनिक आइलैंड। मडी सॉइल के अलावा ये कोस्टल रीफ्स में और ओशनिक जो आइलैंड, हमारे समुद्री जो टापू हैं, उनके इर्द गिर्द भी मैंग्रोव के जंगल पाए जाते हैं। आप देखें कि किस तरह से इनके जो बाहर की तरफ जड़ें दिखाई दे रही हैं तनों से निकली हुई, और जड़ें किस तरह से हवा में निकलकर पानी के अंदर जा रही हैं और फिर वहाँ पर इनको दलदली मिट्टी मिल रही है जहाँ से ये स्ट्रेंथन हो रही हैं। और इन सच एरियाज द मैंग्रोव प्लांट्स ग्रो on peat which is derived from decayed vegetarian। ये कुछ रिसर्चेस निकल के आई हैं जो मैंग्रोव कैसे पनपते हैं उसका हम आपको बता रहे हैं अध्ययन। मैंग्रोव वेजिटेशन अकर्स इन 112 देशों में मैंग्रोव की प्रजातियां और टेरिटरीज़ में ये पनप रही हैं, और मोस्टली इन दी ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। देयर distribution is largely restricted to the southern hemisphere of the world, with some exceptions such as northern limits of Japan and Bermuda। अधिकतर ये southern hemisphere तक ही restricted हैं। अधिकांशतः इनका बहुत बड़ा जो आबादी है मैंग्रोव के जंगलों की ये वहीं पाई जाती है, और कुछ हद तक जापान और बारमूडा के क्षेत्रों में जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के इलाके हैं, कुछ हद तक वहाँ भी मैंग्रोव के जंगल पनपते देखे गए हैं। Throughout the world, there are about 50 species that belong to 16 different families, but all of which are considered as mangroves। लगभग 16 अलग अलग परिवारों में 50 प्रजातियों के वृक्ष मैंग्रोव के अंतर्गत आते हैं जो दुनिया के अलग अलग भागों में पाए गए हैं। और अगर हम हिंदुस्तान में मैंग्रोव्स की बात करें, जैसा कि आप नक्शे में देख रहे हैं, सुंदरबन के इलाके जो हिंदुस्तान से बांग्लादेश तक फैले हुए हैं, और इंडिया has a total area of 4,482 स्क्वायर किलोमीटर अंडर मैंग्रोव्स। हिंदुस्तान में 4,482 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया मैंग्रोव के अंतर्गत आता है। अबाउट 59% आर फाउंड अलॉन्ग द ईस्ट कोस्ट, बे ऑफ बंगाल। जी, सुंदरबन के विशाल इलाके अद्भुत हम कहेंगे इस पर। अगर आप बॉटनी के छात्र हैं तो आपको एक बार अवश्य वहाँ जाना चाहिए, मैंग्रोव के जंगलों के दर्शन करने, वहाँ की टैक्सोनॉमी समझने, वहाँ का एनाटॉमी समझने, वहाँ के पेड़ों का अध्ययन करने। बहुत अद्भुत ये जंगल 59% हिंदुस्तान में पाए जाने वाले बे ऑफ बंगाल के आसपास, ईस्ट कोस्ट के आसपास, 23% ऑन द वेस्ट कोस्ट, अरेबियन सी, एंड 18% ऑन द बे आइलैंड, अंडमान निकोबार आइलैंड एंड इन द बे ऑफ बंगाल। तो अंडमान निकोबार आइलैंड में भी 18% ये पाए जाते हैं, और अरेबियन सी में 23%, और सर्वाधिक बे ऑफ बंगाल, सुंदरबन के इलाके 59%। तो ये अद्भुत मैंग्रोव्स का दर्शन आप अवश्य करें हिंदुस्तान के इन इलाकों में जाकर। There are 3 major types of coastal settings in which Indian mangroves exist। 3 जो मुख्य इसके कोस्टल सेटिंग्स हैं जहाँ पर मैंग्रोव हिंदुस्तान में पाए जाते हैं, वो पहला है
डेल्टाइक अलोंग ईस्ट कोस्ट, जिसमें गंगा, गोदावरी इत्यादि आता है, जो डेल्टा वाले क्षेत्र हैं ईस्ट कोस्ट के। बैक वाटर जो हमारा वेस्ट कोस्ट है, डेल्टा फॉर्मेशन वहाँ पर नहीं होता। नर्मदा और ताप्ती जो रिवर है उसमें ये बैक वाटर के आसपास पाए जाते हैं। इंसुलर कैटेगरीज इन द बे आइलैंड वेयर मैनी टाइडल स्टोरीज, स्मॉल रिवर्स, आइलेट्स एंड लगून्स सपोर्ट a rich mangrove flora. The mangrove are large, widespread and diverged on the coast of India due to the nutrient-rich alluvial soil formed by the mighty rivers. सुंदरबन, जैसा कि हम आपको ये नक्शे में भी दिखा रहे हैं हिंदुस्तान के, सुंदरबन मैंग्रोव्स किस तरह से, सुंदरबन इज़ द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। ये हिंदुस्तान का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव का जंगल है। इट इज़ शेयर्ड बाय बोथ इंडिया एंड बांग्लादेश। अदर इम्पॉर्टेंट मैंग्रोव इकोसिस्टम, द महानदी मैंग्रोव इकोसिस्टम, ओडिशा कोस्ट इकोसिस्टम, द गोदावरी मैंग्रोव इकोसिस्टम जो आंध्र प्रदेश में है, और इन तमिलनाडु द पिचावरम एंड मुथुपेट मैंग्रोव्स आर प्रेजेंट इन द लार्ज डेल्टा कॉल्ड द कैनवरी डेल्टा। जो पिचावरम जगह है चिदम्बरम के इलाके में, चिदम्बरम ज़िले में, ये अद्भुत हम कहेंगे मैंग्रोव इकोसिस्टम है। और कुछ वर्ष पहले यहाँ पर मैं पिचावरम होके आया, ख़ासतौर पर मैंग्रोव के जंगलों में, और मैंने पाया कि चेन्नई में और बहुत से तमिलनाडु के इलाकों में जो सुनामी से प्रभावित हुए थे, लेकिन पिचावरम का वो इलाका अभी भी सही खड़ा हुआ था। वहाँ पे मकान ठीक थे, वहाँ पे किसी तरह का कोई विनाश नहीं हुआ था, सुनामी का कोई इफेक्ट वहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा था। और बहुत से जो प्रभावित क्षेत्रों के लोग हैं उनको भी वहाँ पर शेल्टर दिया जा रहा था पिचावरम इलाके में। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा वरदान है प्रकृति का मैंग्रोव के जंगल, क्योंकि जब आँखों से देखा कि जो विक्टिम्स थे सुनामी के, जिनके मकान, जिनका सब कुछ ख़त्म हो गया था सुनामी के कारण, जिनके अपने नहीं रहे थे, जो कुछ बचे इंसान वहाँ पर लाए गए, उनको रिहेबिलिटेट किया जा रहा था। किस तरह से पिचावरम इलाके में मकान बनाए जा रहे थे, सुरक्षित इलाका, बिकॉज ऑफ ओनली मैंग्रोव फॉरेस्ट। Taxonomically, mangrove forests include diverse plants, but all these species exhibit certain common, special, adaptive features. कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो हर एक मैंग्रोव में ये दिखाई देते हैं। हालांकि एक डाइवर्स प्लांट वैरायटी मैंग्रोव के जंगलों में पाई जाती है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे फीचर्स हैं। वाटर channels within the mangrove support community of phytoplankton, zooplankton and fishes. बहुत खूबसूरत ये वाटर चैनल, जैसा कि आपको नीचे के चित्र में दिखाई दे रहा है, एक वाटर चैनल बना हुआ विद इन द मैंग्रोव सपोर्ट कम्युनिटी ऑफ फाइटोप्लैंक्टन। इस वाटर चैनल में देखें आप, ये सारे समुद्र के जो जीव हैं, जिसमें समुद्री घोड़ा भी है, मछलियाँ भी हैं, ऑक्टोपस भी है, बहुत सारी मछली, तो ये सारे वहाँ पे निवास करते हैं उन मैंग्रोव के जंगलों में। और ये वाटर कैनाल जो है वो मैंग्रोव के जंगलों को पोषित भी करते हैं। तो एक नेचर ने बहुत खूबसूरती से इनको सजाया है। द मैंग्रोव प्ले स्पेशल रोल एज ए नर्सरी हैबिटेट फॉर जुवेनाइल्स ऑफ फिशेस। जो मछलियों के बच्चे हैं, अंडे हैं, उनकी नर्सरी के लिए भी मैंग्रोव की जो वाटर कैनाल है वो काम करती है। तो अद्भुत हम कहेंगे, और इस रोचक मैंग्रोव के जंगलों को हम प्रकृति का एक बहुत बड़ा वरदान कहें तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो एरियल रूट्स, जो वायुवीय जड़ें हैं इसकी, एरियल रूट्स हैं, ट्रंक्स, लीव्स एंड ब्रांचेस होस्ट अदर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जो लगभग सभी प्रजातियों में ये कॉमन लक्षण है। जैसा कि हमने अभी चर्चा की थी कि कुछ अलग अलग डाइवर्स वैरायटी के पौधे होते हैं, लेकिन इसमें से देखें आप जो लक्षण कॉमन है कि ये एरियल रूट्स हैं, हवा में इसकी जड़ें लटक रही हैं। ट्रंक्स, लीव्स, क्योंकि दलदली मिट्टी है तो इनकी सपोर्ट, इनकी जड़ों को हवा में रहकर पौधे को देना होता है। एंड ब्रांचेस होस्ट अदर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। मैनी क्रैब स्पीशीज लिव अमंग द रूट्स ऑन द ट्रंक और इवन ऑन द फ्रिज ऑफ द कैनोपी। तो बहुत से जो केकड़े की प्रजातियां हैं वो इनके जड़ों के आसपास रहती हैं और अपना जीवन यापन करती हैं। ये देखें आप, मैंग्रोव का जो बायोडाइवर्सिटी है कितनी खूबसूरत है। इसमें रेप्टाइल्स भी हैं, बर्ड्स भी हैं, मैमल्स भी हैं, एम्फीबियंस भी हैं, इंसेक्ट्स भी हैं। यानी
कीड़े भी हैं, उभयचर भी हैं, रेंगने वाले भी हैं, परिंदे भी हैं और मैमल्स भी हैं, मवेशियाँ भी हैं। तो कितना खूबसूरत हैबिटेट है। पूरा जंगल जो है वो एक बसा हुआ है मैंग्रोव के पेड़ों पे। मैंग्रोव के जंगल में कितने सारे लोग यहाँ पर निवास करते हैं। बहुत रोचक, बहुत अध्ययन के लिए जो यूजी और पीजी के छात्र इस समय हमें इस चर्चा को सुन रहे हैं, उनसे भी, उनके लिए भी बहुत अच्छे अवसर मिलेंगे अगर आप मैंग्रोव फॉरेस्ट की स्टडी अपने प्रोजेक्ट में लेंगे। आप मैंग्रोव फॉरेस्ट जाएंगे, वहाँ की फ्लोरा फौना का अध्ययन करेंगे, वहाँ रहने वाले कीड़ों को, जानवरों को देखेंगे। बहुत सारे सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं। उसकी स्टडी के लिए आपको स्पेशल ग्रांट भी दी जाती है। आपको वहाँ तक ले जाने के लिए विशेष नाव का प्रबंध होता है। आप वहाँ पर जाएं, उसके आसपास के प्लांट्स वैराइटीज़ को कलेक्ट करें। उसके लिए भी बहुत सारे प्रावधान भारत सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। तो मैंग्रोव के इस विस्मय, इस रोचक संसार की हम चर्चा करें। मैंग्रोव के पर्यावरण को जानते चलें। द मैंग्रोव इन्वायरमेंट हैज़ सम स्पेशल फिजियो-केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सैलिनिटी, टाइडल करेंट्स, विंड्स, हाई टेम्परेचर एंड मडी एनारोबिक सॉइल। जी हाँ, इसमें एनारोबिक सॉइल जो है, दलदली सॉइल, ऊंचा टेम्परेचर, विंड्स, उसका जो लहरों का जो प्रभाव है, जो करंट है, और उसकी जो सैलिनिटी है, ये इसके विशेष फिजियो केमिकल कैरेक्टर हैं मैंग्रोव के एनवायरनमेंट के। प्लांट ऑफ सच एनवायरनमेंट आर एबल टू अडेप्ट देमसेल्फ टू practically all type of adverse condition except perhaps frost। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट जो अपने आप में अध्ययन का विषय है, बहुत सारे अध्ययन होने बाकी हैं, उसके पर्यावरण की हम चर्चा कर रहे हैं। एडेप्टेशन ऑफ मैंग्रोव टू देयर एनवायरनमेंट इज़ अमेजिंग। जो मैंग्रोव के जंगल हैं, जो उसमें अडाप्टेशन नेचर की तरफ से किए गए हैं, वो अमेजिंग हैं, वो विस्मय करने वाले हैं। मैंग्रोव हैव डेवलप्ड यूनिक अडेप्टेशंस टू ओवरकम एक्सट्रीम वेरिएबल सिचुएशंस ऑफ हाई सैलिनिटी, एक्सट्रीम टाइडल वेरिएशंस, स्ट्रॉन्ग विंड्स, हाई टेम्परेचर्स एंड मडी एनारोबिक स्वैम्प्स। ये आप देखें, नेचर ने मैंग्रोव के जंगलों में जो पौधे उगते हैं, उनमें कैसे विशेषताएं विकसित की हैं, उनके पर्यावरण में कैसे अनुकूलन वहाँ के पौधों को ने किया है। सबसे पहला जो एनारोबिक सॉइल है, दलदली एनारोबिक सॉइल, और वहाँ का जो स्ट्रॉन्ग विंड्स है, तेज हवाएं हैं, ऊंचा तापमान है, और हाई सैलिनिटी है, सलाइन है यहाँ की मिट्टी, और एक्सट्रीम टाइडल वेरिएशंस हैं। कभी हाई टाइड्स होते हैं, कभी लो टाइड्स होते हैं, कभी लहरें आम सामान्य चाल से चलती हैं, तो कभी सुनामी आती है, कभी समुद्र में भूकंप आता है और सुनामी पैदा होती है। तो उन सभी जो स्थितियाँ हैं, उन सभी को इन्होंने अनुकूल बनाया है, और ये लहराते हुए पौधे, मैंग्रोव के जंगल हमारी रक्षा को समुद्र के किनारे खड़े हुए हैं। तो देखिए आप, कितना खूबसूरत ये जंगल, नेचर का वरदान। स्पेशल एडेप्टिव फीचर्स ऑफ मैंग्रोव, जो खास तौर पर ऐसे लक्षण जिसको नेचर ने मैंग्रोव के जंगलों में अनुकूलित किया है। व्हाट विल हैपन इफ ए गार्डन प्लांट इज वाटर्ड विद सी वाटर। आप कल्पना करें, आपके बगीचे में समुद्र का पानी भर दिया जाए तो उस पौधे का क्या होगा। That plant will wither and die as the salt will extract water from the plant and dehydrate it। जी हाँ, समुद्र का खारा पानी उस आपके बगीचे के पौधे से सारा नमक निचोड़ लेगा और वो पौधा मर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। So a mangrove plant is growing in salt water. It is a physiologically dry। देखें आप, अद्भुत ये लक्षण कि मैंग्रोव के पौधे फिजियोलॉजिकली ड्राई हैं। जो समुद्र का खारा पानी है वो इनके अंदर का नमक नहीं निकाल पाता, और ये पौधे उस समुद्र के खारे पानी में खड़े रहते हैं, जिंदा रहते हैं। कितना अच्छा नेचर का एक अनुकूलन। Fresh water is precious to a mangrove tree, and they share many features with plants that grow in the desert, like thick, waxy, hairy leaves with high level of minimized transpiration and deter herbivores। तो ये फ्रेश वाटर जो है वो भी एक प्रीशियस है मैंग्रोव के पौधों के लिए, और बहुत सारे फीचर्स इनके प्लांट्स के
उससे भी शेयर होते हैं। डिजर्ट लाइक ये थिक भी होते हैं, कहीं कहीं पे वैक्सी भी होते हैं, हेयरी लीव्स भी होती हैं, जो इस बात का इंडिकेशन है कि हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है मैंग्रोव की, ये इन इलाकों से आई होगी। जो सदियों सालों का इतिहास है वो इस बात का गवाही देता है कि ये जो कांटेदार कटीले पौधे हैं, हेयरी लीव्स हैं, हाई लेवल ऑफ मिनिमाइज ट्रांसपिरेशन है, डिटर हार्बीवोरस नेचर है, ये सारे जो करेक्टर्स हैं ये अलग अलग बायोडाइवर्सिटी, अलग अलग समुद्र के अलग अलग दुनिया के भागों से जो ये पौधे आए होंगे उस जंगल में और वहाँ पर पनप गए होंगे, ये उस बात की भी गवाही देता है। स्पेशल रूट आर्किटेक्चर, बहुत खूबसूरत आर्किटेक्चर है इनकी रूट्स का। आप देखें, टू रिमेन स्ट्रांगली एंकर्ड टू द ग्राउंड। आप देखें इनकी जो जड़ें हैं, जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है पिक्चर में, कि ये हवा में आती हैं और हवा में आकर ये ज़मीन से चिपक जाती हैं। यानी कुछ भाग ज़मीन में जहाँ से इनको न्यूट्रिशन मिलता है और कुछ भाग इनका ज़मीन के ऊपर। प्रोफ्यूज ब्रांचिंग इंश्योर्स that more surface area is covered and the plant is securely anchored in the soil। जो प्रोफ्यूज ब्रांचिंग है, देखें इनकी इतना सघन ब्रांचिंग है, कितनी घनी ब्रांच है इनकी, ये इस बात को इंश्योर करती हैं कि इनका जो सरफेस एरिया है वो ये अधिक से अधिक एरिया को कवर करें, और ताकि इनकी जो जड़ है वो उस पौधे को उस मिट्टी से, जो दलदली मिट्टी है, समुद्र तटीय मिट्टी है, कोस्टल जोन की जो मिट्टी है, उससे ये मजबूती प्रदान हो और ये वहाँ पर खड़े रहें। तो एक बहुत खूबसूरत जो हम आपको बता रहे हैं मैंग्रोव के पौधों के ख़ास अनुकूलन जो प्रकृति ने इनको दिए हैं। और अब हम बात करेंगे ब्रीदिंग रूट्स। जी हाँ, सांस लेने वाली जड़ें, ये न्यूमेटोफोर्स रूट्स कहलाती हैं, जो कि एरियल हैं एंड अकर अबव द सॉइल टू ऑब्टेन एडिक्वेट ऑक्सीजन एंड रेस्पिरेशन। जी हाँ, ये समुचित ऑक्सीजन इनको मिले, जैसा कि आप देख रहे हैं पिक्चर्स में, ये हवा में निकली हुई जड़ें हैं जिससे कि इनको ऑक्सीजन मिले, सांस लेने के लिए सांस ले सकें, और रेस्पिरेशन या अपना इनका श्वसन जारी हो सके। और इस तरह से ये आप देखें, ये मिट्टी के ऊपर निकली हुई दिखाई दे रही हैं, यानी सांस लेने वाली जड़ें। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट्स इन मैंग्रोव ट्रीज विद सम हैविंग इफेक्टिव अल्ट्रा फिल्ट्रेशन सिस्टम टू रिमूव एक्स्ट्रा साल्ट। आप देखिए नेचर ने इनको कितना अद्भुत क्षमता प्रदान की है कि अगर ज़्यादा नमक इनके अंदर चला जाए तो किस तरह से उसको ये फिल्टर करती हैं। आप देखें स्टिल्ट रूट, जिसमें कुछ जड़ें नीचे हैं, कुछ हवा में ऊपर हैं। न्यूमेटोफोर नी रूट, जो घुटने के समान और उसके ऊपर हवा में निकलते हुए। प्लैंक रूट, स्नेक लाइक स्ट्रक्चर है इनका, सांप की तरह सर्पाकार ये जड़ें हैं। बट्रेस रूट, इसके अलावा स्ट्रोमेटल पोर, वाटर स्टोरेज टिश्यू। पेरिसेट टिश्यू, एयर स्पेस। तो आप देखिए रेजोफोरा का जो लीफ का जो ट्रांजैक्शन है, इसका हमने यहाँ पर इसको इसकी जो इसका एक पोर्शन यहाँ पे दिखा रहे हैं हम आपको, जिसमें स्टोमेटल पोर भी हैं, जहाँ पर वाटर स्टोरेज होता है इन टिश्यूज़ में। दाहिने हाथ पर ऊपर की तरफ जो चित्र है, पैलिसेट टिश्यू है और एयर स्पेस है, हवा को रखने के लिए भी जगह है इनके पास। साल्ट ग्लैंड्स, साल्ट की ग्रंथियां हैं इनमें, जिससे कि ये ज़्यादा जब नमक आ जाए तो वो इन ग्रंथियों से वो नियंत्रित हो पाए। तो ये अद्भुत क्षमता कहीं और नहीं, सिर्फ मैंग्रोव की जो प्रजाति के पौधे हैं उसी में आपको देखने को मिलेंगी। साल्ट एक्सट्रैक्टिंग लीव्स, जी हाँ, ये भी एक बहुत अद्भुत लक्षण है जो इन समुद्र तटीय मैंग्रोव के पौधों में आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ, साल्ट एक्सक्रीटिंग लीव्स। एक्स्ट्रा साल्ट इज स्टोर्ड इन ओल्ड लीव्स इन सेल vacuoles which are later shed. Some mangrove plants cry, means shed droplets of salty water through specialized salt glands or special cells
ऑन देयर लीव्स। जी हाँ, आप देखेंगे इन पत्तियों पर नमक जैसा आपको जमा हुआ दिखाई दे रहा है। ये बेसिकली साल्टी वाटर है। जो एक्स्ट्रा साल्ट वाटर इसमें आ जाता है, आपको कहीं कहीं पे इसको क्राई लीव्स भी कहा जाता है, रोने वाली पत्तियां। जी हाँ, ये मैंग्रोव की पत्तियों के आंसू हैं। जब मैंग्रोव के में समुद्र का पानी बहुत ज़्यादा चला जाता है और इनके जो साल्ट ग्लैंड्स हैं वो भर जाती हैं, तब ये साल्ट ग्लैंड क्या करती हैं, ड्रॉपलेट्स के ज़रिए इनकी पत्तियों से पानी को बाहर एक्सक्रीट कर देती हैं और ये क्राई मैंग्रोव प्लांट्स कहलाते हैं। अद्भुत हम कहेंगे प्रकृति का ये कारनामा, जिसमें मैंग्रोव के पौधे उस कोस्टल वेटलैंड में जिंदा रहते हैं खारे पानी के बावजूद भी। एक्स्ट्रा केयर ऑफ ऑफस्प्रिंग, इस जो मैंग्रोव के छोटे पौधे हैं उनको एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है। बहुत एक्स्ट्रा केयर, जिस तरह से आप देखें इसमें हमने बताया कि एरियल रूट्स हैं और सीड्स जो है वो जर्मिनेट करता है पेड़ पर और उसके बाद यंग प्लांट ड्रॉप इनटू द वाटर और जो प्लांट है वो उसमें से कट कर अलग होकर पानी में गिर जाता है और एक नए पौधे का जन्म होता है। मैनी प्रोवाइड देयर सीडलिंग्स विद ए गुड स्टोर ऑफ फूड एंड फ्लोटेशन डिवाइसेस। जी हाँ, बहुत से मैंग्रोव के जो सीडलिंग्स हैं उसमें खाना समुचित मात्रा में भरा रहता है, संचित रहता है और उसमें फ्लोटेशन डिवाइस भी होती है। उसमें ऐसी उसकी संरचना होती है जो तैर सके पानी में डूब ना जाए। इन सम ऑफ द फ्रूट डज नॉट फॉल अवे व्हेन इट रैपन्स, इंस्टीड द सीड विद इन द फ्रूट स्टार्ट्स टू जर्मिनेट। अद्भुत, ये भी एक अद्भुत क्षमता मैंग्रोव के जंगलों की, जो आप नोट करें इनके फल जो हैं वो पकने के बाद वो गिरते नहीं हैं, बल्कि उसमें पकने के बाद पेड़ पर ही सीड का जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है। ये भी एक बहुत अद्भुत मैंग्रोव के जंगलों की संरचना, उनके ऑफस्प्रिंग के बढ़ने के लिए जो प्रकृति ने उनको लक्षण दिए हैं। व्हाइल इट इज स्टिल ऑन द मदर ट्री, अपने पेड़ पर ही जर्मिनेशन होना फ्रूट का एक अद्भुत लक्षण मैंग्रोव के पेड़ पौधों का। एंड द मदर ट्री चैनल्स न्यूट्रिएंट्स टू दी ग्रोइंग सीडलिंग्स, जैसे कि हम विवी पेरी कहते हैं, जो मदर ट्री है वो ही अपने चैनल से, अपने ज़रिए अपने सीडलिंग को पोषण प्रदान करती है। तो ये अद्भुत लक्षण मैंग्रोव के पौधों का। These plants indeed are blessed by Mother Nature to colonize and thrive in places that would defect other less adaptive species। जी हाँ, ऐसे प्रजातियाँ, ऐसे जगह, ऐसे कोस्टल इलाके जहाँ पर कोई और स्पीशीज़ ना पनप पाए, वहाँ नेचर ने मैंग्रोव्स को पनपने के लिए भेज दिया है। सच एडेप्टेशंस बिकम हाईली स्पेशलाइज्ड अमंग डिफरेंट मैंग्रोव स्पीशीज डिपेंडिंग अपॉन फिजिकल एंड केमिकल नेचर ऑफ द हैबिटेट। Probably there are no other group of woody plants in the entire plant kingdom with such adaptation to extreme conditions। काइंडली प्लीज़ इसको नोट करें, हमारे ज्ञात पादप जगत में, हमारे बॉटनी में, हमारे पेड़ पौधों के अध्ययन में ऐसा कोई अभी तक प्लांट किंगडम ज्ञात नहीं है जिसमें इस तरह के अनुकूलन, इस तरह की क्षमताएं पाई जाती हों, इस तरह के एडेप्टेशन पाए जाते हों, इस तरह के स्पेशलाइज्ड एडेप्टेशन पाए जाते हों जो मैंग्रोव की स्पीशीज़ में पाए जाते हैं। जिस तरह की विवी पेरी की हमने चर्चा की, जिस तरह से उनका फलों का निषेचन जो है बीजों का, वो पेड़ में लगे लगे ही हो जाता है, उसके बाद वो किस तरह से उनके सैपलिंग्स गिरते हैं और किस तरह से वो पत्तियां रोती हैं, यानी नमक को बाहर निकालती हैं। ये अद्भुत अनुकूलन कहीं और नहीं, केवल मैंग्रोव के जंगलों में पाया जाता है। तो मुझे लगता है कि अब आप प्रेरित हो रहे होंगे कि मैंग्रोव के जंगलों में जाकर इनका अध्ययन किया जाए। वाई दे आर इम्पॉर्टेंट, द इकोनॉमिक एंड इकोलॉजिकल वैल्यूज़। जी हाँ, इनका क्या आर्थिकी और हम कहेंगे इकोलॉजिकल यानी पारिस्थितिकी मूल्य हैं, ये भी हम जानते चलें। मैंग्रोव के जंगल वहाँ की आबादी, उसके आसपास के रहने वालों के लिए भी एक संरक्षक का काम तो करते ही हैं, लेकिन इन जंगलों में औषधीय पौधे, उनका जो भोजन का उत्पादन है, फ्यूल वुड और कंस्ट्रक्शन मटेरियल के तौर पर जो लकड़ी प्राप्त होती है, वो भी एक किसी वरदान से कम नहीं है। ख़ास तौर पर मैंग्रोव के जंगलों के आसपास के गांव और वहाँ की आबादी के लिए
Many indigenous coastal residences rely on mangrove to sustain their traditional cultures. जी हाँ, मैंग्रोव के आसपास रहने वाले जो लोग हैं, जो आबादी है, जो गांव हैं, उनके लिए बहुत बड़े वरदान के तौर पर मैंग्रोव के जंगल जाने जाते हैं। हम आप तो इन जंगलों में नहीं जा सकते, लेकिन जो वहाँ के नज़दीकी लोग हैं, रहने वाले हैं, जिनको पता है कि किस तरह उन जंगलों में जाना है, दलदली भूमि पर चढ़ना है, वहाँ के जो किस तरह से अपने औषधीय पौधों को तलाश कर लाना है, वहाँ जो ईंधन के लायक लकड़ी उपलब्ध है उसको वहाँ से लेके आना है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, वहाँ के जो घर हैं, सुंदरबन के आसपास आप देखें, जो लकड़ी से जो घर बनाए जाते हैं वो इन वनों से हमें प्राप्त होती है। तो ये अद्भुत लक्षण, अद्भुत इम्पोर्टेंस इन मैंग्रोव के जंगलों की। मेडिसिनल यूजेस भी हम जानते चलें, यहाँ क्या विशेष तौर पे जो समुद्र तटीय हमारी जो कम्युनिटीज़ हैं, कोस्टल कम्युनिटीज़ हैं, जो उनके मैंग्रोव के जंगलों के आसपास रहती हैं, वो बहुत हद तक जो मैंग्रोव के प्रजातियों के पौधे हैं उनको अपने औषधीय पौधों के तौर पे यूज़ करती हैं। आपको यकीन नहीं होगा कि जो सांप के काटने पर उन आदिवासियों को जो वहाँ के जंगलों के आसपास रहते हैं उनको मालूम है कि कौन से पौधे के सेवन से या किस पत्ती के मसलने से और त्वचा पर लगाने से सांप के कांटे का असर नहीं होगा। स्किन डिजीज़, जो त्वचा की बीमारियाँ हैं, डिसेंट्री है, यूरिनरी डिसऑर्डर है, बर्थ कंट्रोल है, ब्लड प्यूरिफायर के तौर पे इन मैंग्रोव में पाए जाने वाले पौधों का इस्तेमाल होता है। तो बहुत सारी ट्रेडिशनल नॉलेज, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ इन मैंग्रोव के जंगलों में पाई जाती है, जिसका अध्ययन आज वैज्ञानिक दृष्टि से आवश्यक है, क्योंकि ये जानकारी, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये बौद्धिक संपदा जो वहाँ के निवासियों की है, जो इन रोगों का वो इलाज करते आए हैं, आज आवश्यक है कि हम उस पर रिसर्च करें, उनके बारे में उनसे पूछें, उसको जानें और उस पर अपने अनुसंधान के बाद, अपने रिसर्च की मोहर लगाने के बाद दुनिया के प्रकाश में लाएँ, उसको पब्लिश करें, ताकि देश और दुनिया के लोग उस पर रिसर्च के लिए हिंदुस्तान आ सकें। Mangroves provide a unique ecological environment for diverse communities of flora and fauna. This habitat contributes in a large way of the global कार्बन साइकिल। जी हाँ, जो हमारा वैश्विक कार्बन चक्र है, कार्बन चक्र ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे मैंग्रोव का जो हमारी जो कम्युनिटी है, जो इन्वायरमेंट है फॉर डाइवर्स कम्युनिटीज़ ऑफ फ्लोरा एंड फौना, मैंग्रोव में रहने वाले जो डाइवर्स प्रजातियां हैं, पेड़ पौधों की, परिंदों की, उभयचर, सरीसृप, उन सभी का जो इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट है वो बहुत हद तक अपना योगदान करता है हमारे ग्लोबल कार्बन साइकिल को संतुलित करने में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की, हमारे जो तापमान बढ़ रहा है धरती का, उसमें बहुत बड़ी भूमिका मैंग्रोव के फॉरेस्ट की है। मैंग्रोव मदर नेचर्स रिफ्यूजी। जी हाँ, मैंग्रोव को मदर नेचर का रिफ्यूजी भी कहा जाता है। मैंग्रोव प्ले ए क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग कोस्टल ट्रॉपिकल बायोडाइवर्सिटी। ये ऐसे शरणार्थी जंगल हैं जिन्हें किसी ने लगाया नहीं, ये प्रकृति ने खुद अपने आप उगा दिए हैं और ये शरण में जो आए हैं हमारी रक्षा के लिए। they act as a nursery for many species that live in and around coral reefs and breed safely. Fishes, crustaceans and turtles find shelter and breed safely. जो मछलियाँ हैं, क्रस्टेशियन और टर्टल्स हैं, ये सभी यहाँ पर आराम से रहते हैं और अपने संतानोत्पत्ति करते हैं। ये बहुत खूबसूरत आप देख रहे हैं जो चित्र, ये मैंग्रोव के जंगलों के समीप से लिए गए समुद्र के जंतुओं के चित्र हैं जो यहाँ पर पल रहे हैं इन मैंग्रोव के पौधों में। और ऐसे बहुत सारे पौधे जो मैंग्रोव के जंगलों में पाए जाते हैं उनको भी हमें अध्ययन करने की आवश्यकता है। द पिचावरम मैंग्रोव इकोसिस्टम एलोन nurtures 30 species of prawns, 30 species of crabs, 20 species of mollusks and 200 species of fishes। जी हाँ, जो हमने आपको अभी बताया कि पिचावरम जिस तरह के तमिलनाडु के चिदम्बरम ज़िले में है, वहाँ पर आप देखें कितने ढेर सारे प्रॉन्स की प्रजातियाँ हैं, क्रैब्स की, केकड़े की प्रजातियाँ हैं, मोलस्क की प्रजातियाँ हैं और 200 से अधिक मछलियों की प्रजातियाँ हैं। तो अपने आप में अध्ययन की पूरी किताब है ये मैंग्रोव के जंगल, और आपको आमंत्रित कर रहा है कि आप आएँ और इसका अध्ययन करें। जी हाँ, बिसाइड्स फिश, मछलियों के अलावा मैंग्रोव सपोर्ट वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ सच एज टाइगर, क्रोकोडाइल, डियर, पिग्स, स्नेक्स, फिशिंग,
कैट्स, इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स। एक पूरी जंगली प्रजाति जो मैंग्रोव के जंगलों में पाई जाती है, जिसमें चीते भी हैं, घड़ियाल भी हैं, मगरमच्छ भी है, डियर भी है, पिग और सांप भी हैं, फिशिंग कैट्स और कीड़े और चिड़ियाँ भी हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक ऐसी प्रजाति जिसके बहुत बहुत सारा बायोडाइवर्सिटी को ये प्रिजर्व करते हैं। मैंग्रोव के जंगल अदर इंपॉर्टेंट एनिमल्स एसोसिएटेड विद द मैंग्रोव इकोसिस्टम आर दी डॉल्फिन, मैंग्रोव मंकी एंड अदर्स। तो डॉल्फिन भी हैं और मैंग्रोव के जंगल में बंदर भी हैं। खासतौर पे इंडेंजर्ड वाइल्ड एस जो अब विलुप्त प्राय है मैंग्रोव के इकोसिस्टम में, कच्छ रीजन में इसको देखा गया है, जो अब खात्मे की कगार पर है। ये क्यों ख़त्म हो रहा है, इसका अध्ययन भी आज आवश्यक है। जो मैंग्रोव इकोसिस्टम कच्छ रीजन में आखिरी बार देखा गया। इस तरह से आप देखेंगे क्रैब ईटिंग मैक्वस, लंगूर, फ्लाइंग फॉक्स, मॉनिटर लिजर्ड, wild boar and few species of snakes are also found in the mangrove forest। तो बहुत समृद्ध हम कहेंगे मैंग्रोव के जंगल, और क्योंकि ये दलदली इलाके हैं तो अभी उतना ज़्यादा यहाँ पर मानवीय दखल नहीं हो पा रहा है, जो फ़िलहाल इसके अध्ययन और बहुत सारी संभावनाओं को लिए हुए मैंग्रोव के जंगल। और अगर हम मैंग्रोव के जंगल को न्यूट्रिएंट सिंक कहें, एक ऐसा सिंक जो पोषण से भरा है, मैंग्रोव फॉरेस्ट लाइक मैनी टाइडल वेटलैंड्स एक्यूमुलेट न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, हैवी मेटल्स एंड ट्रेस एलिमेंट फ्रॉम टेरेस्ट्रियल सोर्सेज इन न्यूट्रिएंट सिंक्स फॉर दीज मटीरियल्स। और ये भी ध्यान देने की बात है, जो हैवी मेटल्स हैं और जो ज़्यादा ऐसे तत्व हैं जो नेचर को नुकसान पहुंचाएं, पानी को नुकसान पहुंचाएं, जलीय जीवों को नुकसान पहुंचाएं, वो मैंग्रोव के जंगल, इनके पेड़ अवशोषित कर लेते हैं उन हैवी मेटल्स को, उन ऐसे तत्वों को जो किसी दूसरे लाइफ के लिए ख़तरनाक हो सकते हैं। तो इन मैंग्रोव के जंगलों पर अभी बहुत अध्ययन की संभावनाएं हैं। और जो आप देखें, जो इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ वाटर from this habitat assist in the distribution of these materials to areas where other organisms may utilize it, means support to other sensitive habitats like the coral reefs, seaweeds and seagrass beds. In India alone, it is estimated that about 60% of coastal marine fish species is dependent on the mangrove habitat। यानी 60% से अधिक जो हमारी जलीय प्रजातियां हैं वो मैंग्रोव के जंगलों में उन पर निर्भर करती हैं। और इस तरह से हम मैंग्रोव के जंगलों का जब अध्ययन करेंगे, हम इनके जो बफर जोन है ओशन और लैंड के बीच इन जंगलों का अध्ययन करेंगे तो अवश्य ही बहुत सी नई बातें हमारे संज्ञान में आएंगी। जी, इसी के साथ हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे आपको कि आपके माध्यम से आज हमने बहुत कुछ सीखा मैंग्रोव के जंगलों के बारे में। उम्मीद करते हैं कि जितने भी छात्र छात्राओं ने इस लेक्चर को देखा होगा या फिर यूट्यूब के माध्यम से देखेंगे, ज़रूर इनकी रुचि मैंग्रोव्स के जंगलों की तरफ बढ़ी होगी और ये अध्ययन करेंगे, इनके बारे में रिसर्च करेंगे और कोशिश अगर हो सकी तो ज़रूर यहाँ पहुँचेंगे। तो निमिष जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। धन्यवाद।